जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। पॉलिटी से सभी महत्वपूर्ण अच्छे लेवल के प्रश्न एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्टों को देखेंगे और साथ ही साथियों महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को टैकल करेंगे और अनुसंधान केंद्र और मुख्यालय पे जो भी प्रश्न बनते हैं उसे भी देखेंगे। तो बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला है पॉलिटी महत्वपूर्ण प्रश्न। वे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे? संसद के सदन में एक भी दिन वे उपस्थित नहीं रहे थे। वे थे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह से याद रखिएगा 23 दिसंबर को इनके जन्म तिथि के शुभ अवसर पे राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म तिथि को मनाते हैं। और याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जानते हैं। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं साथियों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। इसे याद रखिएगा। हमारे देश के अभी बहुमत दल के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र की आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे? तो राजीव गांधी। याद रखेगा राजीव गांधी के समय में ही 21 वर्ष से उम्र का वोटिंग का उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया। कैवां संविधान संशोधन? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत। और भी एक याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून लाया गया था। ये भी राजीव गांधी के कार्यकाल में ही इनका प्रधानमंत्री पूछा जाता है। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की समस्त शक्ति यह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। याद रखिएगा। और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रिपरिषद हैं उनके मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण हैं वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस तरह का प्रश्न बनता है। याद रखिएगा मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं वे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में याद रखिएगा अनुच्छेद सरला स से र और ला 79 हो गया संसद, और र से राज्यसभा हो गया 80 और 81 से हो गया लोकसभा। ये अनुच्छेद नंबर सीक्वेंस से आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? यानी कि रक्षा मंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बारदोली सत्याग्रह कब किए थे? तो 1928 में किए थे। और इन्होंने ही ऑपरेशन पोलो चलाया था। कब? तो 1948 के समय ऑपरेशन पोलो के तहत सभी रियासत को मिलाया गया था भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान किया गया है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और त्याग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और त्याग का प्रावधान है। अगला प्रश्न, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद कितने दिनों तक रह सकता है? बिना किसी सदन के सदस्य बने बिना मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है कोई व्यक्ति? तो 6 माह तक रखता है। 6 माह के बाद अगर वे किसी भी सदन से वे सदस्य बनते हैं तभी वे आगे तक रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री करते हैं। याद रखिएगा केंद्रीय मंत्री मिलकर के मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। इन्हें भी याद रखिएगा। और पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो अंबेडकर साहब और यह महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। यहाँ और कुछ हम प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अच्छे लेवल के हैं आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी अच्छी तैयारी हो पाए।
अगला आप देखते हैं टॉपिक महात्मा गांधी से पूछे गए प्रश्न। अब तक जितने भी महात्मा गांधी से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में महात्मा गांधी आधुनिक भारत से बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो वे सभी प्रश्नों को देखते हैं साथियों। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धा आश्रम यह महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा, वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर पूछा जाएगा साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और महात्मा गांधी यह भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन पत्रिका कब शुरू किया? साप्ताहिक हरिजन पत्रिका था जिसकी शुरुआत किसने किया था? तो गांधी जी ने किए थे। कब किए थे? तो 1933 से किए थे। याद रखिएगा, हरिजन शब्द और आदिवासी शब्द का, आदिवासी और हरिजन शब्द किसने शुरू किए? तो महात्मा गांधी जी ने यह 2 शब्द दिए थे। अगला देखते हैं, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहे थे, याद रखिएगा। और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहे थे और राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को। यह याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहे थे गांधी जी को, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। यह टाइटल किन्होंने दिया था? तो एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी का तानाशाह शासक था, वे दिया था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था, वे कहा था विंस्टन चर्चिल गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो डी रूजवेल्ट। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और विंस्टन चर्चिल, जो भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लाइमेट एटली थे, लेबर पार्टी के। पार्टी भी पूछा जाता है और प्रधानमंत्री भी पूछा जाता है। तो क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री थे 1947 में और लेबर पार्टी का शासन था। अगला प्रश्न देखते हैं, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात किया जा रहा है, तो उन्हें गुरुदेव महात्मा गांधी के द्वारा यह टाइटल दिया गया था। महात्मा गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहे थे और रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को ही 1913 ईस्वी में भारत का, बल्कि पूरे एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? तो 1913 में गीतांजलि उपन्यास के लिए। देखते हैं 1901 से नोबेल प्राइज का शुरुआत हुआ है दोस्तों, 1901 ईस्वी से। यह स्वीडन के, यह याद रखिएगा, यह डायनामाइट के आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के याद में यह दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। यह एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह दांडी मार्च का तो नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी, लेकिन तमिलनाडु में दांडी मार्च हुआ था, उसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही कर रहे थे, याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु यानी इनको फॉलो करते थे किनको? तो लियो टोल्स्टॉय को, याद रखेगा। लियो टोल्स्टॉय को आध्यात्मिक गुरु गांधी जी का कहा गया है। अगला प्रश्न, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। यह नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो किसके? एक अंग्रेज ऑफिसर जनरल ओ डायर के आदेश पे हुआ था। उसकी हत्या कौन किए थे? तो यह उधम सिंह, सरदार उधम सिंह के द्वारा इंग्लैंड में जाकर के जनरल ओ डायर की हत्या किया गया था। ऑप्शन में रहता है जनरल डायर और जनरल ओ डायर, तो जनरल ओ डायर की हत्या किए थे उधम सिंह। अगला प्रश्न, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो गांधी जी क्रिप्स मिशन 1942 में जो स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में लाया गया था, उसे पोस्ट डेटेड चेक के रूप में गांधी जी कहे थे। उसके बाद 1946 में क्या आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था, उसमें भी स्टोफर्ड क्रिप्स एक सदस्य बनकर आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो
तो 1908 में हिंद स्वराज यह गांधी जी द्वारा प्रकाशित है। कब किया गया पूछा जाएगा तो 1908 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो अभय सदक गांधी जी के द्वारा दिया गया था बाबा आमटे को। याद रखिएगा, बाबा आमटे को अभय सदक किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से लेकर 1948 तक गांधी युग माना जाता है। और 1917 में क्या किए थे? तो यह चंपारण विद्रोह किए थे, जो कि बिहार में स्थित है, नील विद्रोह। और उसके बाद 18 में क्या किए थे? तो यह अहमदाबाद मिल विद्रोह किए थे। अगला देखते हैं, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो यह खेड़ा था। पहला था चंपारण, दूसरा था अहमदाबाद मिल आंदोलन और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? पूछा जाता है सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने किए थे? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? गांधी जी के पहले सचिव थे महादेव देसाई। उनके जाने के बाद कौन बने थे गांधी जी के सचिव? तो प्यारे लाल जी को बनाया गया था। यह सब प्रश्न काफ़ी रेयर मिलते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा तो एग्जाम में प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो गांधी जी के फॉलोअर थी कौन? मीरा बहन। उनका रियल नाम था मेडेलिन अस्टेल्ड उनका नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो गांधी जी का जो दांडी मार्च हुआ था उसकी तुलना राम जी का लंका पौराणिक यात्रा से मोतीलाल नेहरू जी किए थे। मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कुछ देखते हैं, अनुसंधान और उनके मुख्यालय से। यहाँ से प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बारी बारी से सभी महत्वपूर्ण कुछ हैं उनको देख लेते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में है। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, तो यह देहरादून में ही है। दोनों को याद रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान और वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, यह दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। अगला देखते हैं, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान का मुख्यालय इज्जतनगर में स्थित है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, जिसे हम नीरी के नाम से जानते हैं, तो नीरी का हेडक्वार्टर नागपुर में है। न से नीरी और न से नागपुर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, तो ऊंट कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के बीकानेर में हेडक्वार्टर इसका बनाया गया है। तो ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए राजस्थान के बीकानेर शहर को राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर बना दिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसका हेडक्वार्टर भी नागपुर में है, नीरी का भी। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसका भी हेडक्वार्टर नागपुर में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कृषि अनुसंधान परिषद याद रखिएगा, इसकी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान सॉइल साइंस संस्थान कहाँ है? तो यह प्रयागराज में है, प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, सर्वे करते हैं, तो यह देहरादून से आता है। कब से पूछा जाएगा? तो 1987 से यह रिपोर्ट प्रकाशित हर 2 साल में किया जाता है। तो यह भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? तो यह कोयम्बटूर में है। याद रखिए, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र और प्राकृतिक इतिहास केंद्र यह कोयम्बटूर में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वनस्पति सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। अगला, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, वनस्पति सर्वेक्षण और प्राणी सर्वेक्षण, इन दोनों का मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है, इसे याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वानिकी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर झांसी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मरु यानी कि यह मरुभूमि कहाँ रहता है? तो जहाँ रेगिस्तान पाया जाता है। तो इसका अनुसंधान केंद्र राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह नई दिल्ली में स्थित है। मौसम विज्ञान और कृषि अनुसंधान परिषद यह दोनों नई दिल्ली में स्थित है। यह सभी प्रश्नों को देखिएगा ध्यानपूर्वक, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम वेधशाला। मौसम वेधशाला यह पुणे में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है। मौसम वेधशाला पुणे में है। अगला, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान यह चंडीगढ़ में स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान का हेडक्वार्टर याद रखिएगा चंडीगढ़। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो लखनऊ में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है। साथियों, यही सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जाता है, और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वालिटी कंटेंट है दोस्तों। इसलिए हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।